ओके, तो आज जो हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, हम करते हैं शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। मेनिस्कस का मतलब जो अपर सरफेस होता है ना लिक्विड का इन अ कंटेनर, उसे मेनिस्कस कहते हैं। तो एक इनमें होता है कॉनकेव मेनिस्कस। कॉनकेव मेनिस्कस, तो तुम्हें पता है वाटर ग्लास ट्यूब में लिया जाए तो ऐसे ही सरफेस होता है उसका। हमें ऐसे ग्लास में देखने से पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बहुत फ्लैट है। पतली सी ट्यूब में रखोगे ना तो वाटर ऐसे ये शेप लेता है हमेशा, कॉनकेव मेनिस्कस। ठीक है, वाटर का कॉनकेव मेनिस्कस होता है इस तरह का, वाटर इन अ ग्लास ट्यूब। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वाटर ऐसी शेप लेता क्यों है ना, ऐसी शेप क्यों लेता है? तो उसका आंसर लिखोगे क्योंकि यहाँ पे A इज ग्रेटर देन C। अब ये A क्या है और C क्या है? A हम बोल रहे हैं यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस को, और C हम बोल रहे हैं कोहेसिव फोर्सेस को। एडहेसिव फोर्सेस होती हैं फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और कोहेसिव फोर्स होती है फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एडहेशन इज मोर देन कोहेशन, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स की एफिनिटी टुवर्ड्स द ग्लास कंटेनर इज मोर। वो तो एडहेशन हो गई ना वाटर मॉलिक्यूल की ग्लास मॉलिक्यूल की तरफ, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फोर्स को कहते हैं एडहेशन। तो इनमें एडहेशन ज़्यादा होती है, यानी वाटर की एफिनिटी टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कंटेनर ज़्यादा रहती है, आपस में इनकी इतनी नहीं होती अट्रैक्शन, है ना। तो आपस की अट्रैक्शन कम है, साइडों में अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो क्या होगा, मोर वाटर विल कलेक्ट टुवर्ड्स द साइड्स, बीच में से डिप्रेशन। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? ज़्यादा वाटर कंटेनर की तरफ रहता है, कंटेनर के लिए इनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, मतलब एडहेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स। बस मीनिंग समझ में आ गया? ए ग्रेटर देन सी से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए एडहेशन कहते हैं उसको, एडहेशन, एडहेसिव फोर्सेस, है ना। तो यहाँ पे एडहेशन का क्या मतलब है, वाटर मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की तरफ, वो एडहेशन हो गया ना, वाटर और कंटेनर दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल हो गए, और वाटर का वाटर के लिए वो कोहेशन है, वाटर मॉलिक्यूल की वाटर के लिए जो अट्रैक्शन है वो कोहेशन है। तो आपस में कम है, दूसरे के लिए ज़्यादा है, तो वो साइडों में इकट्ठा होता है, बीच में से थोड़ा कम हो जाता है। समझ में आती ना बात? ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स की या ऐसे लिक्विड्स की एक और खास बात होती है, दे वेट द सरफेस ऑफ कंटेनर। इसके लिए मुझे नहीं लगता किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, दे वेट द सरफेस ऑफ कंटेनर। सबको पता है ग्लास में पानी डाल के ग्लास को वापस मतलब खाली कर दें तो वाटर चिपका रह जाता है सरफेस पे। ऐसा हो जाता है ग्लास बिल्कुल क्लीन हो गया, पानी नहीं लगा रहा उस पर कहीं भी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एडहेशन इज मोर देन कोहेशन। पानी बाहर निकल जाएगा लेकिन वो एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा होने की वजह से चिपका रह जाएगा ग्लास के कंटेनर पे, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं दे वेट द सरफेस ऑफ कंटेनर। ठीक है, दूसरा प्लेन मेनिस्कस। तो प्लेन तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस ही होता है। तो ये इसके लिए एग्जांपल हम ले सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर इन सिल्वर कंटेनर। डिस्टिल्ड वाटर को सिल्वर कंटेनर में लेते हैं तो उसका फ्लैट सरफेस बनता है बिल्कुल, ठीक है ना। बाकी वैसे अल्कोहल, प्योर अल्कोहल भी लेना तो ग्लास के अंदर मोरलेस फ्लैट सरफेस ही रहता है उसका, सरफेस टेंशन कम होती है उनकी। तो अगर हम प्लेन मेनिस्कस बोल रहे हैं, A इज इक्वल टू C हो जाएगा इसके लिए, एडहेशन और कोहेशन इक्वल है, तो प्लेन बिल्कुल प्लेन सरफेस आता है, फ्लैट सरफेस। तो क्या ये कंटेनर को वेट करेगा? हम कहेंगे करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा, ठीक है ना। काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा बट थोड़ा बहुत कर भी सकता है क्योंकि इक्वल है। हम एग्जैक्टली तो कह नहीं सकते कि पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अंजलि समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तीसरा कौन सी शेप रह गई? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये किसका होता है, देखा है किसी का?
मरकरी का, तो मरकरी का कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है। ये सबने देखा होगा, हालांकि वो दूसरे तुम्हें शायद पता नहीं चलता। जो मरकरी थर्मोमीटर होते हैं आजकल तो डिजिटल वाले होते हैं, वैसे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखा कभी मरकरी थर्मोमीटर ऐसे करके जिसमें से वो फॉल करता है, ठीक है ना? या किसी ने स्कूल की लैब वगैरह में कई बार बैरोमीटर लगे होते हैं प्रेशर मेजरमेंट वाले, तो उसमें थोड़ा ध्यान से देखना, मरकरी ऐसे ऊपर से हमेशा कॉन्वेक्स रहती है, कॉन्वेक्स सरफेस रहता है इसका ऊपर से। हाँ, तो मरकरी का कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है, दे डू नॉट वेट द सरफेस ऑफ कंटेनर, और इसमें कोहेशन इज मोर देन एडहेशन। मरकरी का मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, कंटेनर के लिए नहीं है उसकी एफिनिटी इतनी। डू नॉट वेट द सरफेस ऑफ कंटेनर। तो जैसे थर्मोमीटर में भी मरकरी का लेवल राइज होता है, ठीक है ना? उसको झाड़ दो तो मरकरी बिल्कुल नीचे आ जाती है, ग्लास ट्यूब बिल्कुल क्लीन हो जाती है, चिपकी नहीं रहती उसके ऊपर मरकरी। ग्लास में मरकरी लेके निकालोगे पूरी मरकरी बाहर, उसमें कुछ नहीं बचेगा, बल्कि उसमें जो ग्लास भी अगर गंदा होगा ना उसको और क्लीन कर देगी, अपने साथ लेके आ जाएगी। मरकरी चिपकती नहीं है बिल्कुल भी कंटेनर पे, ठीक है ना? क्योंकि इसकी कोहेशन इज मोर देन एडहेशन, ठीक है? कोई दिक्कत? चलें आगे, चेंज कर दूं। एक चीज होती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये क्या चीज होती है? सारी डायग्राम में दोबारा बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, तीनों में क्योंकि हमें देखना है। ये है कॉनकेव मेनिस्कस का केस। देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है अभी हम डिफाइन भी कर लेंगे, या पहले डिफाइन कर दूं? पहले डिफाइन कर लो, एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन लिख लो पहले। एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन लिख लो। इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between the tangents it is the angle between the tangents drawn on the liquid meniscus, tangents drawn on the liquid meniscus and the surface of container, tangents drawn on the liquid meniscus and the surface of container। तो surface of container के बाद ब्रैकेट में inside the liquid लिख देना, एक बार ब्रैकेट में लिख देना inside the liquid। at the point of contact, लास्ट में at the point of contact, at the point of contact। कोई बोल दो भाई जिसने लिख लिया। inside the liquid में ब्रैकेट क्लोज हो गया, at the point of contact। देखो भाई क्या मतलब हुआ, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं हम इसको, जहां पे लिक्विड और कंटेनर का एक कांटेक्ट आ रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे कहाँ बोलोगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? ये वाला है ना, जहाँ पे लिक्विड और कंटेनर कांटेक्ट में एक दूसरे से। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लिक्विड मेनिस्कस पे, लिक्विड का मेनिस्कस ये है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे लिक्विड मेनिस्कस पे, और एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे सरफेस ऑफ कंटेनर पे, ठीक है? कंटेनर के ऊपर तुम टेंजेंट बाहर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन उसने क्लियरली इसलिए हमने लिख दिया इनसाइड द लिक्विड। ये वाली टेंजेंट लिक्विड के अंदर की तरफ होनी चाहिए भाई, बाहर वाली टेंजेंट तो फिर लिक्विड से बाहर हो जाएगी ना। तो टेंजेंट हमें लिक्विड के अंदर कंटेनर पे ड्रॉ करनी है। तो पता लगा, एक टेंजेंट लिक्विड के सरफेस पे मेनिस्कस पे ड्रॉ किया है, एक टेंजेंट इनसाइड द कंटेनर ड्रॉ किया है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में। तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन, यही बोला था हमने। तो दो टेंजेंट्स, इनके बीच में एंगल। समझ में आ गया? यहाँ से एक और बात पता लगी, क्या पता लगा? कि कॉनकेव मेनिस्कस के लिए थीटा एक्यूट होता है। थीटा इज एक्यूट फॉर कॉनकेव मेनिस्कस। तुम पिछले डायग्राम में लिख सकते हो, जो हमारी प्रीवियस वाली डायग्राम थी, ठीक है ना? यहाँ पे तुम यहीं पे ऐड कर सकते हो थीटा इज एक्यूट।
इसके लिए चाहो तो डायग्राम भी यहीं पे बना सकते थे, वैसे तो मुझे जरूरत नहीं थी उस पर जाने की, क्लियर ही तो है सारा। ये लो, थीटा इज एक्यूट। इसके लिए एक टेंजेंट लिक्विड मेनिस्कस पे, एक टेंजेंट इनसाइड द लिक्विड, थीटा इज 90 डिग्री। इसका थीटा 90 डिग्री है। इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट लिक्विड मेनिस्कस पे, एक टेंजेंट इनसाइड द लिक्विड, थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना, कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए थीटा इज ऑब्ट्यूज। ठीक है ना। साइड वाली क्लास से इतनी हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, तो तुम में से किसी का मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से बोरिंग सी क्लास को छोड़ के वहाँ चले जाएं? मेरा भी कर रहा है। ओके, ठीक है, वो लिख लिया ना, एक्यूट ऑब्ट्यूज सबके लिए, वो भी इंपॉर्टेंट काम की बातें हैं। क्लियर ऑल की ऑप्शन नहीं होती इसमें, हैं? चल छोड़, कहाँ होती है ये? इसको बड़ा कर सकते हैं। क्लीन लिखा तो है, हाँ देखा, देख रहा है। ओके, अच्छा हाँ, अच्छा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट वाली बात है ना, इसको हम ड्रॉपलेट के ऊपर भी देख सकते हैं। एक ग्लास की प्लेट के ऊपर अगर हम वाटर की ड्रॉप को, ड्रॉपर से वाटर की ड्रॉप को जेंटली प्लेस करते हैं तो वो कैसी शेप लेती है? ऐसी। पानी की ड्रॉप को ग्लास की प्लेट पे रखोगे तो ऐसी नहीं हो जाती? गलत तो नहीं कह रहा मैं? ऐसी होती है। तो इस पे अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, एक टेंजेंट इनसाइड द लिक्विड, ये हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब जस्ट फॉर द रेफरेंस ऑफ शेप, मतलब मैं बता रहा हूँ बस यहाँ पे कि इसमें भी देखी जा सकती है। यही अगर मरकरी को रखा जाएगा तो मरकरी ऐसी रहती है, तुम्हें पता है मरकरी को प्लेट पे रखें तो ऐसी रहेगी। यार लाना, मैंने पता नहीं यार, स्कूलों में भी नहीं होती अब, क्योंकि मरकरी होती है ना पॉइजनस होती है, तो ये नहीं होती, कहीं भी नहीं मिलेगी। ये तुम्हें एक ही जगह मिल सकती है, क्योंकि मैंने भी, खैर मैंने वैसे भी देखी है ग्लास के अंदर, इसका एक ग्लास फुल ऑफ मरकरी को उठाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत भारी होती है, बहुत हैवी, मतलब हैवीएस्ट मेटल है ये। ठीक है ना। और इसके अलावा जब ये गिर जाती है ना, तुम इसको गिरा दो नीचे तो ये ऐसे ड्रॉप्स बनी रहती हैं इसकी, ये फैलती नहीं है, क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, और ज़्यादा सरफेस टेंशन वाली चीज़ें स्प्रेड नहीं होती। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मतलब बॉल्स रहती हैं, ये तुम इकट्ठा कर सकते हो मरकरी को, वापस इकट्ठा कर लो, एक बड़ी बिगर बॉल बन जाएगी। तो मुझे भी ये इसलिए याद है क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम, बहुत पुरानी बात है, जो पुराने वाले टेम्परेचर वो होते हैं ना थर्मोमीटर, एक बार थर्मोमीटर ऐसे ऐसे करने में टूट गया था, तो उसकी मरकरी स्पिल हो गई थी हर तरफ। तो देन आई ऑब्जर्व्ड दिस कि इसकी बॉल्स बनी रहती हैं। खैर इसकी ऐसी बॉल्स रहती हैं। तो इसके ऊपर अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाओगे तो एक ऐसे और एक ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ठीक है ना, इस पे भी देख सकते हैं हम ये बात। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेस प्रेशर ऑन कर्व्ड साइड ऑफ लिक्विड। एक्सेस प्रेशर ऑन कर्व्ड साइड ऑफ लिक्विड, ये थोड़ा अजीब सा टॉपिक है। एक काम, चलो रीज़न भी बता ही दूंगा, वरना इसमें रीज़न की इतनी ज़रूरत नहीं थी, बस मैं तुम्हें यही बताया था ना कि होता है, तो वो होता भी याद रख सकते थे। जैसे हमने देखा, किसका होता है ऐसा, वाटर का मेनिस्कस होता है ना, कॉनकेव मेनिस्कस। तो जहाँ भी कॉनकेव साइड होती है, इसकी कॉनकेव साइड कहाँ से देखने पे है, ऊपर से देखने पे या नीचे से देखने पे? कॉनकेव ऊपर से कॉनकेव है ना, कॉनकेव तो ऊपर से कहेंगे ना इसको, ऊपर से कॉनकेव है।
ठीक है, नीचे से कोई देखेगा उसे तो कॉन्वेक्स दिखेगी, तो ऊपर से कॉनकेव है। तो देयर इज अ फैक्ट कि हमेशा लिक्विड में कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा एक्सेस में होता है। प्रेशर टूवर्ड्स कॉनकेव साइड ऑफ लिक्विड is in excess as compared to other side, as compared to other side। ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बेस्ड हमारे 2-3 डेरिवेशंस होते हैं, जिनमें से एक ना एक आता है पेपर में, एक जैसे ही होते हैं वो सारे, ठीक है ना। पहले तो मैं तुम्हें बस इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर इसके रीज़न के बारे में स्लाइटली बता दूंगा, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है रीज़न की। ये क्या कॉन्सेप्ट कहता है कि जो कर्व्ड वाली साइड है ना, कॉनकेव वाली साइड, उस साइड का प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। ज़्यादा किससे? ज़्यादा दूसरी साइड से, दूसरी साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसे कहते हैं एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट। कॉनकेव साइड का लिक्विड कॉन्वेव साइड का प्रेशर हमेशा एक्सेस में होता है। अब अगर हम इस लिक्विड के कंटेनर की बात करें तो इसके ऊपर कौन है, कौन लगा रहा है प्रेशर? हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम P0 या PA से शो कर देते हैं, तो कभी P0 कभी PA, तो ध्यान रख लेना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। P0 कह दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक फैक्ट है, उसे हम नहीं बदल सकते, या वो लिक्विड की शेप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो वही रहेगा। तो इसके ऊपर तो एज अ फैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कॉनकेव साइड का प्रेशर दूसरी साइड के प्रेशर से ज़्यादा होता है। इसका क्या मतलब निकालें? इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब इसकी कॉनकेव साइड के नीचे वाली साइड, दूसरी वाली साइड का प्रेशर ऊपर से कम होना चाहिए। ये मतलब नहीं होगा इस बात का, भाई ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है, इसका यही मतलब निकालो ना कि ऊपर का प्रेशर ज़्यादा है मतलब नीचे का प्रेशर कम है। ऐसे भी तो कह सकते हैं बात को, ठीक है ना। अब ऊपर का प्रेशर तो फैक्ट है P0, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसका मतलब इफ़ यू टेक अ पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तभी तो कॉनकेव साइड का प्रेशर एक्सेस वाली बात ट्रू हो पाएगी। तो यहाँ का प्रेशर लिखोगे तुम P0 माइनस 2S/R। सरफेस टेंशन को ऐसे ही लिख रहे थे ना, P0 माइनस 2S/R। अब ये 2S/R कहाँ से आया, उस पर भी हम अभी आएंगे। फिलहाल सिर्फ तुम्हें एक बात बताई गई है, कॉनकेव वाली साइड का प्रेशर हमेशा एक्सेस में होता है। तो अगर ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वो एक्सेस में है, इसका मतलब ये निकलेगा कि नीचे का प्रेशर कम है उससे, तभी तो ऊपर वाला एक्सेस में है, ठीक है। कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा एक्सेस में होता है, और उसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, कितना एक्सेस में, ऊपर के कंपैरिजन में 2S/R नीचे कम हो गया, तभी तो ऊपर अपने आप एक्सेस हो गया उसके कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे S क्या है, सरफेस टेंशन, और R क्या है, R इज रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। यानी कि ये जो मेनिस्कस बना है ना, ये चीज, अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो ये एक स्फीयर की तरह आएगा मेनिस्कस। कॉनकेव है तो कॉनकेव को तो कंप्लीट किया जा सकता है। ये R इसकी रेडियस है, मेनिस्कस की रेडियस है R, 2S/R में। ऐसे सरफेस टेंशन R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक है, ठीक है। यही अगर इसकी बात होगी कॉन्वेक्स मेनिस्कस की, हम इस मेनिस्कस को कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं, हम इसे कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मली हम चीज़ों को बाहर से देखते हैं तो ये कॉन्वेक्स नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये बाहर से कॉन्वेक्स नज़र आ रहा है तो अंदर से तो कॉनकेव है। क्या ये यहाँ से देखने पे कॉनकेव नहीं है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉनकेव वाली साइड का प्रेशर हमेशा एक्सेस में होता है। वो पॉइंट यही कह रहा है ना, कॉनकेव वाली साइड का प्रेशर एक्सेस में होता है। तो यहाँ पे कॉनकेव वाली साइड कहाँ पर है, ऊपर के नीचे? नीचे से कॉनकेव है, इसका मतलब नीचे का प्रेशर एक्सेस में है, ठीक है। कॉनकेव वाली साइड का प्रेशर हमेशा एक्सेस में होता है। तो ऊपर तो हमें पता है एज अ फैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऊपर तो इसका मतलब इफ यू टेक अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, उसका प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 2S/R ज़्यादा।
क्योंकि कॉनकेव वाली साइड तो एक्सेस में होती है, तो इस बार नीचे का प्रेशर ज़्यादा है ऊपर से। ठीक है, वंस अगेन द फैक्ट इज सेम कि जहाँ से भी तुम्हें कॉनकेव नजर आ रहा है उस साइड का प्रेशर एक्सेस में होता है। ठीक है, प्लेन वाली साइड में दोनों तरफ प्रेशर सेम रहता है। प्लेन वाली साइड में कोई नहीं है, ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस पे होता है एक्सेस प्रेशर, प्लेन वाली साइड में प्रेशर सेम रहता है। तो जो प्लेन मेनिस्कस था उस केस में ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा, सेम होता है उसमें प्रेशर। ठीक है, प्लेन मेनिस्कस में सेम होता है, और कर्व्ड सरफेसेस वाले केस में जहां से भी तुम्हें कॉनकेव दिख रहा है उस साइड का प्रेशर एक्सेस में है। ठीक है, ये एक रूल है, रूल ही रहने दूं, रीजन तो ना बताऊं ना, जरूरत भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि चलें आगे। ठीक है, तो ये इस केस में P नॉट माइनस 2s/r, इस केस में P नॉट प्लस 2s/r, क्योंकि अब क्या नीचे वाला एक्सेस में है। ठीक है, चलें आगे, कुछ लिखना तो नहीं था। इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, हम 3 डेरिवेशन करेंगे, 3 में से एक पेपर में आ जाता है। हालांकि ये डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल में क्या कराया गया है, किसी के स्कूल में नहीं कराया तो बात अलग है। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? Excess pressure inside a liquid drop. Excess pressure inside a liquid drop. तो ये एक लिक्विड की ड्रॉप है, तो लिक्विड की ड्रॉप है तो इसके अंदर क्या है? लिक्विड, हाँ मतलब वही पानी जो भी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है? लिक्विड। इसके बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर, मतलब एयर, है ना। तो इसके बाहर एयर है, इसके अंदर लिक्विड है, ये मतलब हो गया। इसकी रेडियस r है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम बात करें ये कॉनकेव कहाँ से दिख रहा है? बाहर से देखने पे कॉनकेव दिख रहा है या अंदर से एक एक देखने पे कॉनकेव दिख रहा है? ऊपर से तो कॉन्वेक्स दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स होता है अंदर से। ये कॉनकेव कहाँ है? अंदर से, है ना। और कॉनकेव साइड का प्रेशर तो हमेशा एक्सेस में होता है ना। तो यहाँ वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट कि कॉनकेव साइड का प्रेशर तो हमेशा एक्सेस में होता है। तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर कहाँ पर है? इसके अंदर के इसके बाहर? इसके अंदर का प्रेशर एक्सेस में है। तो वही टॉपिक है हमारा, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, तो बाहर का प्रेशर तो हमें पता है P नॉट है, तो लेट अंदर का प्रेशर इज P नॉट प्लस डेल्टा P। ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। एक्चुअली पिछले वाले उसमें हमने P नॉट माइनस 2s/r, P नॉट प्लस 2s/r ऐसे लिख दिया था ना। वो 2s/r कहाँ से आया? ये उसका डेरिवेशन है, यहाँ आएगा 2s/r कैलकुलेट करके, ठीक है ना। तो इसे करते हैं कैलकुलेट। तो लेट, लिख लो पहले लाइन, लेट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप इज डेल्टा P। P नॉट तो बाहर भी है, P नॉट तो अंदर भी है, अंदर लेकिन कुछ एक्सेस है उससे, ठीक है ना, डेल्टा P एक्स्ट्रा है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप इज डेल्टा P। अब इस एक्सेस प्रेशर की वजह से लेट द रेडियस इंक्रीजेस बाय डेल्टा R। रेडियस इंक्रीजेस बाय डेल्टा R। प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होने से मान लेते हैं कि इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है इससे। किसी ने सोडा वाटर बॉटल वगैरह जो होती हैं, पेप्सी, ठीक है ना, उसमें कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश की है? एक इसे बोलते हैं एयर बबल, जो बबल होते हैं, ये बबल जब नीचे से ऊपर आते हैं तो हैव यू ऑब्जर्व्ड कि इनका साइज बढ़ता है? नीचे से ऊपर जाते आते इनका साइज इंक्रीज होता है, ठीक है ना। हाँ, वो एक अलग बात है। और अगर बाय चांस ये सरफेस तक पहुंच जाएं बिना बर्स्ट हुए तो सरफेस पे जाके तो ऐसे हो जाते हैं, साइज एकदम से बड़ा हो जाता है इनका साइज सरफेस पे आके, ठीक है ना। तो ये साइज इंक्रीज होता है कहने का मतलब। और ये इंक्रीज क्यों होता है? उसका रीजन कहीं ना कहीं एक्सेस प्रेशर ही होता है।
इस पे भी आएंगे, ठीक है ना। तो ये एक्सेस प्रेशर ही है जिससे साइज इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहाँ भी मान के चल रहे हैं कि मान लो लिक्विड ड्रॉप का साइज एक्सेस प्रेशर से थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, मान ले। तो हमने माना कि इसका रेडियस r प्लस डेल्टा आर हो जाता है, ठीक है ना, साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ, ऐसा करने में वर्क डन कितना हुआ? तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। यहाँ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर ले लें, जो बढ़ा है वही डिस्प्लेसमेंट मान लो। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होती है? फोर्स को बोल सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, है ना। लेकिन कौन सा प्रेशर? एक्सेस प्रेशर। कोई बताएगा मैंने एक्सेस प्रेशर ही क्यों लिया, एक्चुअल प्रेशर क्यों नहीं लिया पी नॉट प्लस डेल्टा पी? क्योंकि अगर इसका साइज बढ़ रहा है तो साइज के बढ़ने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई रोल है? वो तो अंदर भी है, वो तो बाहर भी है, वो तो दोनों तरफ से काउंटर बैलेंस हो रहा है। अगर ये बढ़ा तो किसकी वजह से बढ़ा? डेल्टा पी की वजह से, जो एक्सेस है प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर ने ही इसको इंक्रीज किया होगा, तो इसलिए फोर्स के अंदर मुझे एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया लेना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्सेस प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया हो गया ना स्फेयर का, ड्रॉप है ना, स्फेरिकल ड्रॉप है भाई। तेरे को क्या लग रहा था पाई आर को लेना चाहिए? सर्कल का होता है ना, स्फेयर का सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, नहीं पता? कौन सी वाली बात? अच्छा, पंखा चलाने के लिए बोल रहा था, चला ले, लेकिन आवाज करता है। इसको यहाँ बिठा दो ना, वो चला लो एसी। हाँ वेरी गुड। अबे ये क्या हुआ? ठीक है, इक्वेशन 1 बोल दें इसको, बोल दें। लेकिन वर्क डन तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया भी होता है। ये हमने सरफेस एरिया वाले एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि वर्क डन सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया भी होता है, देखा था। कौन से वाले कॉन्सेप्ट में? सरफेस एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में, है ना, कि वर्क डन जो होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया भी होता है। तो इसको क्या हम सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, नया एरिया, नए एरिया में तो रेडियस बढ़ गई है माइनस पुराना एरिया, ऐसे ना बोल दें, नया एरिया माइनस पुराना एरिया, ठीक है। नए एरिया में तो आ रहा है आर प्लस डेल्टा आर, रेडियस इंक्रीज हो गई है, और पुराने के अंदर, तो पुराने के अंदर खाली 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत किसी को? 4 पाई बाहर आ जाएगा, 4 पाई इंटू एस, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और माइनस आर स्क्वायर इसका बचा हुआ है। ये वाला ब्रैकेट a प्लस बी होल स्क्वायर कर दिया, ये माइनस आर स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, कोई रीजन बताएगा? वेरी गुड, डेल्टा आर को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये साइज चेंज इन रेडियस कोई बहुत ज़्यादा तो होने से रहा, और स्मॉल चीज का स्क्वायर और स्मॉल होता है, पता है ना ये बात। स्क्वायर या हायर पावर ऑफ अ स्मॉलर नंबर इज आर इवन स्मॉलर। क्या बचा ये? डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि डेल्टा आर क्या है? इंक्रीज इन रेडियस। तो ये इंक्रीज इन रेडियस ज़्यादा तो होता नहीं है, मान के चल लें कि एक्सेस प्रेशर से हल्का फुल्का इंक्रीज हुआ होगा। और स्मॉल चेंज, कोई भी स्मॉल चीज़ होती है तो स्मॉल नंबर का स्क्वायर या हायर पावर्स उससे भी कम होती हैं, है ना। 0.1 का स्क्वायर 0.01 होता है, तो स्मॉल चीज़ों का स्क्वायर और छोटी वैल्यू होती है, तो ऐसे में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो स्मॉल नंबर्स के लिए स्क्वायर एंड हायर टर्म्स कैन बी नेग्लेक्टेड, हायर पावर्स, ठीक है ये बात। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 8 आ गया, एक तो 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू एस, ये हमारी आ गई इक्वेशन 2।
और अगर तुम देखोगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही तो वर्क डन दे रही हैं। इक्वेशन 1 भी वर्क डन थी, इक्वेशन 2 भी वर्क डन है। इक्वेट ना कर दे दोनों को, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेट करना जल्दी से, या मैं ही करूं? डेल्टा आर से डेल्टा आर कट रहा है, एक आर से आर कट रहा है, 8 पाई से 4 पाई कट रहा है, और डेल्टा पी की वैल्यू आ रही है 2s/r। ये है ओरिजिनेशन ऑफ 2s/r, जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट यूज कर लिया था। तो हमने डायरेक्ट बोल दिया था ना p0 माइनस 2s/r या p0 प्लस 2s/r, तो 2s/r ऐसे आता है। तो इसे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ excess pressure inside air bubble in liquid। ठीक है, तुम्हारा मन कर रहा है तो एज इट इज कॉपी कर लो, नहीं तो ऐसे लिख दो सेम एज अबव, क्योंकि 100% सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, उस टाइम तुम क्या करोगे, बस इसको लिक्विड ड्रॉप ना कह के तुम इसको बोल दोगे जैसे लिक्विड के अंदर एक एयर बबल है, लिक्विड में इट इज एन एयर बबल जिसकी रेडियस आर है, मान लो इसकी रेडियस बढ़ के डेल्टा आर हो जाती है, आर प्लस डेल्टा आर, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। ठीक है, तो 100% सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। ये दोनों सेम पता है क्यों है? इन दोनों के सेम होने का रीजन, वो भी 2s/r है, ये भी 2s/r ही होती है। जो मतलब सोडा वाटर में बबल होते हैं जो बढ़ जाते हैं ऊपर आते आते, उनके लिए भी सेम होता है 2s/r। उसका रीजन क्या होता है? इन दोनों ही चीजों में हम बोलते हैं देयर इज ओनली वन फ्री सरफेस, देयर इज ओनली वन फ्री सरफेस। फ्री सरफेस याद है क्या होता था? जहाँ पे एयर और लिक्विड का, एयर और उस चीज का कांटेक्ट होता है। ठीक है ना, तो जब तुम कहते हो लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर क्या है? लिक्विड। लिक्विड ड्रॉप के बाहर क्या है? एयर। तो एयर का कांटेक्ट कहाँ है? सिर्फ आउटर सरफेस पे। तो हम कहते हैं इसका मतलब एक ही फ्री सरफेस है, अंदर तो लिक्विड है। इस वाले केस में इसके अंदर क्या है? ये एयर बबल है, तो इसके अंदर तो एयर है, लेकिन इसके बाहर क्या है? इसके बाहर लिक्विड है, ये लिक्विड के अंदर है इस टाइम, है ना? तो ये एयर बबल इनसाइड द लिक्विड है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी एयर सिर्फ एक ही तरफ है, दूसरी तरफ तो लिक्विड हो गया ना, बस वो पोजीशन चेंज हो गई इनकी, वरना चीज तो एक ही है। ठीक है ना, तो जहां भी एक ही फ्री सरफेस होता है, आंसर होता है 2s/r। तो इसलिए बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, कोई फर्क नहीं है, एक फ्री सरफेस है। अभी अगला केस कर रहे हैं जिसमें दो फ्री सरफेस है, तो तुम्हें पता लग जाएगी ये वाली बात क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो क्या यहाँ पे एक नोट की तरह लिख लो, देयर इज ओनली वन फ्री सरफेस इन बोथ, देयर इज ओनली वन फ्री सरफेस इन बोथ। अभी आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेस प्रेशर inside a soap bubble। excess pressure inside a soap bubble। soap bubble किसे कहते हैं? सोप को कहते हैं सोप बबल। ठीक है ना, हाँ, जो वो इंडिया गेट पे मिलते हैं जो, है ना, सबसे ज़्यादा, या किसी भी ऐसे जगह पे चले जाओ तो उन्हें कहते हैं सोप बबल। कलर्स भी दिखते हैं उसमें, वो जो कलर्स की बात होगी 12th में होगी, क्यों कलर दिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन उस सोप बबल के अंदर क्या होता है? सोप होता है, उसके अंदर एयर होती है। ठीक है ना, सोप तो बस फिल्म होती है, ठीक है ना, उसके अंदर भी एयर होती है और उसके बाहर भी एयर होती है। तो क्या हम कह सकते हैं इट हैज टू फ्री सरफेसेस? बात समझ आएगी, जहाँ पे अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है, डबल फ्री सरफेस है उसका। ठीक है, तो एक सोप फिल्म के अंदर देयर आर टू फ्री सरफेसेस। डेरिवेशन एक काम करो, कर ही लो, सेम चीजें लिखनी है हमने। सोप बबल का केस होता है टू फ्री सरफेसेस, तो इसमें बस एक जगह चेंज आएगा और उसकी वजह से इसका एक्सेस प्रेशर डबल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम करेंगे। सोप बबल है, रेडियस आर है, बढ़ के आर प्लस डेल्टा आर हो गई है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा पी
इंटू 4πr² डेल्टा आर। कोई फर्क इस बात में? सेम स्टेप चल रहा है, सेम स्टेप चल रहा है जो पिछला किया था, तो ये भी बिल्कुल वही है। फिर हम कहते हैं ऑल्सो वर्क डन इज सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, ये जो चेंज इन एरिया है ना 4πr+ डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4πr², ये पिछली बार भी किया था, लेकिन हम कहेंगे बिकॉज ऑफ टू फ्री सरफेसेस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज द ओनली डिफरेंस। इस बार 2 फ्री सरफेस है, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको। जो चेंज ऑफ एरिया हुआ है ना वो फिर डबल हुआ है, सरफेस 2 फ्री सरफेस की वजह से डबल चेंज माना जाएगा। कुछ याद आया? सरफेस एनर्जी में भी किया था हमने थोड़ा सा ऐसा। तो इसका रीजन है 2 फ्री सरफेसेस। अब इसकी वजह से जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 8πr डेल्टा आर की जगह 16πr डेल्टा आर आ जाएगा। डबल हो जाएगा ना इस बार, पिछली बार 8 आ रहा था, इस बार 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 और 2 को इक्वेट करोगे फ्रॉम 1 एंड 2, और तुम्हारा डेल्टा पी 2s/r की जगह इस केस के लिए आ जाएगा 4s/r। दैट इज द ओनली चेंज। देखा जाए तो जरूरत ही नहीं थी हमें दोबारा करने की डेरिवेशन, सेम ही तो करना है बिल्कुल। ध्यान क्या रखना है, 2 फ्री सरफेसेस की वजह से इसका सरफेस एरिया डबल होएगा चेंज इन सरफेस एरिया के टाइम पे। क्वेश्चन मतलब एक तो देखो इसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं ना चैप्टर के बिल्कुल सिंपल होते हैं, वैल्यू पुट करनी, उठा के बस वैल्यू पुट करनी है, काम खत्म। ठीक है ना, इतने सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं। हम वैसे ही मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये एक सोप बबल है और ये एक सोप बबल है, तो दोनों में डिफरेंस दिख ही रहा है सबको, एक छोटा बबल है एक बड़ा बबल है। ठीक है, समहाउ इनको बिना बर्स्ट किए वी मैनेज टू कनेक्ट देम यूजिंग अ ट्यूब। एक ट्यूब के थ्रू कनेक्ट कर दिया, अब एक बबल इधर है एक बबल इधर है, एक छोटा बबल है एक बड़ा बबल है। आउटकम क्या होगा? इफ कनेक्टेड what will be the result? मैं ऑप्शन दे रहा हूं यहां पे। ऑप्शन ए they will become equal, ऑप्शन बी है साइज में, मतलब ये थोड़ा छोटा हो जाएगा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा टू बिकम इक्वल, ऐसे कह लो। ठीक है ना, ये थोड़ा रिड्यूस हो गया वो थोड़ा इंक्रीज हो गया टू बिकम इक्वल, ऐसा हो सकता है। ए रिड्यूसेस, बी इंक्रीजेस एंड ए कोलैप्स। अरे भाई देखो 2-3 दिन मतलब लास्ट एक आध क्लास पहले मैंने तुम्हें ना प्रेशर के ऊपर बड़ी कहानियां सुनाई थी। सीएनजी कैसे भरते हैं, याद है? तुम्हें ही बताई थी ना वो बातें, सीएनजी कैसे भरते हैं, सेम प्रेशर का कॉन्सेप्ट। तो वहां पे तुम्हें एक बात बताई गई थी कि फ्लूइड्स या एयर या गैसेस किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं हमेशा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है ना, लिक्विड्स या फ्लूइड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं। इसका आंसर एक्चुअली बड़ा सिंपल सा है, तुम इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ एक्सेस प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के लिए सेम है। इसका एक्सेस प्रेशर हो गया 4s/r1 और इसका एक्सेस प्रेशर हो गया 4s/r2। अब क्योंकि r1 इज लेस देन r2, कैन वी से p1 इज मोर देन p2? प्रेशर p1 इज मोर देन p2, और इसका मतलब इसका प्रेशर ज्यादा है इसका कम है, तो एयर तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो अनलाइकली ये छोटे से बड़े की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम है, तो यहाँ से वहाँ जाएगी। ठीक है, अब ये इससे छोटा होता जाएगा, ये जितना छोटा होता जाएगा इसका प्रेशर और बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेडियस रिड्यूस होने से तो और प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो इसका प्रेशर किसी भी मूवमेंट पे उसके बराबर नहीं होगा, ये इससे ज़्यादा ही रहेगा। तो लगातार यहाँ से एयर वहाँ तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक खत्म ही ना हो जाए। ठीक है ना, इसके खत्म होने तक भी इसका प्रेशर ज़्यादा ही रहेगा उससे।
आगे बात समझ में? तो इसलिए एयर छोटे से बड़े की तरफ ट्रैवल करेगी और वो इवेंचुअली कोलैप्स हो जाएगा। अगर ये नहीं बर्स्ट होता तो वो एक अलग बात है। टॉपिक का नाम है कैपिलैरिटी, ठीक है? इसको कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं, कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन भी कहते हैं, ठीक है? इसका नाम इसको ये होती है एक्चुअली राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी बेसिकली। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है? एक टिश्यू पेपर या एक टॉवल, ठीक है ना, उसको लेके मतलब इस तरह से तुम्हें हैंग करना है कि उसका नीचे से थोड़ा सा पोर्शन वाटर में डिप रहे, वाटर को टच कर रहा हो, तो तुम देखोगे थोड़ी देर में ऊपर तक गीला हो जाता है। देखा किसी ने? मतलब वाटर के लेवल से वो ऊपर तक गीला हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एब्जॉर्ब करके पानी ऊपर की तरफ क्यों आ रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी? उसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। चुप हो जा भाई, उसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी एक्शन है क्योंकि वहां पे भी क्या थिन कैपिलरीज बनी हुई है, वहां पे थिन स्पेस बना हुआ है जिसमें वाटर ट्रैवल कर सकता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो जहां बहुत थिन स्पेस होता है ना मूव करने के लिए, लिक्विड अपने आप ऊपर की तरफ मूव करता है। तो हमने क्या लिखा? राइज, राइज ऑफ लिक्विड। फिलहाल इसे तुम राइज ऑफ लिक्विड कह दो, फॉल वाली बात छोड़ दे तो राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। समझ में आया? दिवाली आने वाली है, क्या जलाते हैं? पटाखे। लेकिन मैंने जो बनाया वो दिया ही बनाया था। तो दिया जलाते हैं, दिए के अंदर क्या डालते हैं? एक बत्ती और ऑयल, है ना? तो जो दिए की बत्ती होती है, विक ऑफ दिस दिया, ठीक है ना, उसमें क्या होता है? तुम ऊपर से जला देते हो उसको, ऑयल तो नीचे है, वो अपने आप धीरे धीरे ऑयल ऊपर जाता रहता है। क्यों जाता है? बिकॉज देयर आर थिन कैपिलरीज। कैपिलरी एक्शन से ऊपर चढ़ता है वो लिक्विड, ठीक है? तुमने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, प्लांट्स के अंदर वाटर रूट से ऊपर तक कैसे जाता है? लीव्स तक। दो रीजन होते हैं उसके लिए, रूट से लीव्स तक जाने के दो तो मुझे पता है, हो सकता है कोई और भी होते हो। वो जाइलम फ्लोएम तो ठीक है, उनके टिश्यूज को कहते हैं, ठीक है ना? तो एक तो होता है ट्रांसपीरेशन, एक तो होता है ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ लिक्विड फ्रॉम द लीव्स, उससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। और दूसरा कैपिलरी एक्शन, क्योंकि वहां भी थिन कैपिलरीज हैं, लिक्विड अपने आप ऊपर जाएगा। तो समझ में आया राइज ऑफ लिक्विड क्या होता है कैपिलरी ट्यूब में? किसकी बात करने वाले हम यहाँ पर, ठीक है? जैसे वाटर जैसे लिक्विड्स, ठीक है ना, वाटर जैसे लिक्विड्स तो करते हैं राइज, जिनका होता है कॉनकेव मेनिस्कस। अगर हम मरकरी जैसे लिक्विड्स लें जिनका कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है, वो कैपिलरी में फॉल करते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को हम राइज और फॉल दोनों लेके चल रहे हैं। राइज कौन करते हैं? कॉनकेव मेनिस्कस वाले। और फॉल कौन करते हैं? कॉन्वेक्स मेनिस्कस वाले। यानी अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तुम्हें, तो वाटर जैसा लिक्विड तो कैपिलरी में राइज करता है, बाहर के लेवल से ऊपर हो जाएगा, ठीक है? जबकि मरकरी जैसा लिक्विड, अगर हम ट्रफ में मरकरी लेंगे तो मरकरी जैसा लिक्विड बाहर के लेवल से डाउन हो जाता है, फॉल ऑफ लिक्विड। तो कैपिलरी में राइज ऑफ लिक्विड या फॉल ऑफ लिक्विड, दोनों ही बातें कैपिलैरिटी कहलाती हैं, ठीक है ना? पता लगा कैपिलैरिटी क्या होती है? तो हमें यहाँ पे एक डेरिवेशन भी करना होता है। तो पहले बिफोर वी टॉक अबाउट द डेरिवेशन, सबसे पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे वाई देयर इज राइज। हम राइज की टर्म्स में बात कर लेते हैं, फॉल अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है ना? राइज को इजी होता है थोड़ा इमेजिन करना। तो वाई राइज, वाई लिक्विड राइजेस, कुछ रीजन तो होता होगा लिक्विड राइज हो रहा है तो वाई लिक्विड राइजेस, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो हम वाई लिक्विड राइजेस का आंसर करने के लिए हम इस बात को ऐसे ले लेते हैं, इफ सपोज देयर इज नो राइज। स्टार्ट ऐसे कर ले बात को कि अगर राइज नहीं होगा तो प्रॉब्लम कहां आएगी, उसको जस्टिफाई करके फिर हम इस बात पे चलेंगे कि राइज होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो होता क्या है, ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है, ठीक है? अब होता क्या है, इन जनरल मान के चलो, अगर मैं इसके अंदर एक थिन कैपिलरी डालूंगा, ठीक है ना, तो कैपिलरी के बाहर का तो एरिया ज्यादा नहीं है, काफी ज्यादा नहीं है बाहर एरिया, तो बाहर तो जहां ज्यादा एरिया होता है ना, वहां पे मेनिस्कस मोर और लेस फ्लैट हो जाता है,
जैसे ये हल्का हल्का सा कॉनकेव होगा कॉर्नर्स के ऊपर जहां कंटेनर आ रहा है, जहां ग्लास आ रहा है, वरना तो बीच में से फ्लैट ही हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? है ना? तो ज्यादा एरिया होने की वजह से मोर और लेस फ्लैट सा हो जाता है, जबकि कैपिलरी के अंदर तो डेफिनेटली इट विल बी अ कॉनकेव मेनिस्कस। होगा या नहीं होगा? कैपिलरी में तो कॉनकेव ही होगा ना, वहां तो छोटा सा एरिया है। होगा या नहीं होगा? होगा। तो अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड इफ वी टेक अ पॉइंट ए इनसाइड द लिक्विड, व्हाट इज प्रेशर एट पॉइंट ए? पी नॉट, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, सरफेस प्लेन हो चुका है। जहाँ सरफेस प्लेन होता है ऊपर और नीचे प्रेशर सेम रहता है। एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट कर्व्ड में होता है ना? तो यहाँ तो फ्लैट सरफेस है, बाहर तो सेम प्रेशर हो गया। बट इफ आई टेक अ पॉइंट बी बिलो द सरफेस ऑफ कैपिलरी वाला सरफेस, ये भी देखो कैपिलरी जो होती है ना ओपन ट्यूब होती है। ओपन ट्यूब का मतलब इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इस पे भी, है ना? लेकिन हमें पता है कॉनकेव जहां आ गया वहां तो एक्सेस का चक्कर पड़ेगा। उस एक्सेस की बात से प्रेशर एट बी पी नॉट माइनस 2s बाय आर होता है। याद आया? कॉनकेव वाली साइड में प्रेशर पी नॉट से कम हो जाता है क्योंकि देयर इज एक्सेस प्रेशर ऑन द कॉनकेव वाली साइड, है ना? और यहाँ तो पक्का कॉनकेव बनेगा पतली सी कैपिलरी में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पास्कल्स लॉ कहता है व्हेन द लिक्विड इज एट रेस्ट सेम लेवल का प्रेशर सेम होना चाहिए। ये पास्कल्स लॉ था, सेम लेवल का प्रेशर सेम होना चाहिए। क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं मैं किसी भी एंगल से? है ना? तो ये तो वायलेशन ऑफ पास्कल्स लॉ है, क्योंकि यहाँ पे पी ए इज नॉट इक्वल टू पी बी फॉर श्योर, देयरफॉर इट इज अ वायलेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। यानी कि अगर लिक्विड का लेवल सेम रहेगा तो पास्कल्स लॉ वायलेट हो जाएगा, जबकि पास्कल्स लॉ एक बेसिक प्रिंसिपल है लिक्विड्स का, वो वायलेट नहीं होना चाहिए। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? ठीक है ना? तो वायलेशन ऑफ पास्कल्स लॉ का मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती सिचुएशन, ये सिचुएशन गलत है, ये नहीं एग्जिस्ट करेगी, है ना? तो इस सिचुएशन को या पास्कल्स लॉ को वैलिड करने के लिए लिक्विड का लेवल राइज होगा, क्योंकि ये सिचुएशन वैलिड नहीं है, सेम लेवल यहाँ पे वैलिड नहीं है। समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही? तो इसके बाद लिख लोगे देयरफॉर द लिक्विड राइजेस, देयरफॉर लिक्विड राइजेस। आगे समझे बात? तो अब राइज पे आ जाएं। तो यहाँ पे हमने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि सेम लेवल नहीं रह सकता ऐसे में, ठीक है? तो देयरफॉर लिक्विड राइजेस। अब हम एक्चुअल उस पे आ जाते हैं जहाँ पे लिक्विड राइज हो गया। चेंज कर दो इसको या इसको डिलीट करो? चले चेंज करूं? तो एसेंट फॉर्मूला कर रहे हैं, पॉइंट ए जस्ट बिलो द आउटर सरफेस, है ना? तो इसका प्रेशर तो पी नॉट के इक्वल ही हो जाएगा। पॉइंट बी जस्ट बिलो द अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, वही बता रहा हूं मैं, ठीक है? एक हमने पॉइंट ले लिया कैपिलरी के बाहर, है ना? यहाँ तो फ्लैट सा सरफेस है, तो ए पॉइंट का प्रेशर तो पी नॉट ही हो जाएगा, है ना? फिर हमने एक पॉइंट बी ले लिया बिलो द कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस के नीचे जो प्रेशर होता है वो ऊपर से थोड़ा कम होता है, एक्सेस प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट। तो बी का प्रेशर हो गया पी नॉट में से कुछ कम, 2s बाय आर। ये हमने भी किया हुआ है पीछे, 2s बाय आर क्या होता है, ठीक है ना? तो कॉनकेव वाली साइड में नीचे की तरफ प्रेशर पी नॉट माइनस 2s बाय आर हो जाता है। फिर हमने बोला अब एक पॉइंट और ले लो सी, जो ए के लेवल पे हो। तो सी का प्रेशर अगर मैं यहां से निकालूं तो भाई एक कॉलम है, इस पॉइंट का कुछ प्रेशर है बी का, तो सी का प्रेशर होएगा बी का प्रेशर प्लस इतने कॉलम का एक्स्ट्रा प्रेशर,
और किसी कॉलम का प्रेशर तो एच रो जी होता है भाई। बी पे जो प्रेशर है ऊपर से जो आ रहा है वो प्रेशर प्लस इतना कॉलम एक्स्ट्रा आ गया नीचे आने में। लिक्विड कॉलम का प्रेशर होता है एच रो जी, लिक्विड का कॉलम बढ़ गया ना यहाँ पे बी के प्रेशर में, एच रो जी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो सी का प्रेशर ये हो जाना चाहिए, जहां पे बी का प्रेशर पुट कर दो, यानी पी नॉट माइनस टू एस बाई आर प्लस एच रो जी, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, बट एज पर पास्कल्स लॉ पी और पी सी इक्वल होना चाहिए सेम लेवल पे। पास्कल्स लॉ तो यही कहता है ना, सेम लेवल प्रेशर सेम होना चाहिए। एज पर पास्कल्स लॉ प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट सी। प्रेशर एट ए है पी नॉट और प्रेशर एट सी है पी नॉट माइनस टू एस बाई आर प्लस एच रो जी। ए का प्रेशर और सी का प्रेशर सेम होना चाहिए, पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, एच रो जी विल बी इक्वल टू एस बाई आर। ये नहीं आ जाएगा माइनस टू एस बाई आर, उधर ले जाओ और यहाँ से एच सॉल्व हो जाएगा। एसेंट फॉर्मूले में हाइट निकालनी होती है कि लिक्विड कितना राइज होगा, वो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। एच इज द हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी। हम कह रहे हैं ना कैपिलरी में लिक्विड राइज हो जाएगा, तो कितना राइज हो जाएगा, वो एच आ रहा है यहाँ से। तो हाइट ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब एच इज इक्वल टू 2s, तो दिस इज कॉल्ड एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, अभी हमें एक छोटा सा चेंज और करना है इसमें, तो खत्म हो जाएगा ये बस। छोटी सी बात क्या है इसमें कि आर क्या है, ये कैपिटल आर क्या चीज है, कैपिटल आर क्या चीज है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। कैपिटल आर है रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। तो अगर मैं इस चीज का थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू देखूं, थोड़ा मैग्नीफाइड बना दूं, तो ये ऐसा है, ये चीज है ना। तो आर क्या होना चाहिए, हम कहेंगे आर होना चाहिए, पहले इसका एक सर्कल या स्फीयर कंप्लीट करो और आर होनी चाहिए उसकी रेडियस, ये है आर। मेनिस्कस, मेनिस्कस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, उसकी रेडियस है आर। ठीक है ना। तो तुम्हें ये नहीं लग रहा ये तो बड़ी अनरिलायबल सी चीज है हमारे लिए, हवा में है तो इमेजिन करना पड़ रहा है स्फीयर, स्फीयर को इमेजिन करो, उसकी रेडियस लो, बड़ी अजीब सी चीज नहीं है, कहाँ कैसे मेजर होगी ये, इतना आसान नहीं है इसको मेजर करना मेनिस्कस को, क्योंकि तुम्हें एक स्फीयर इमेजिन करना पड़ेगा और उसकी रेडियस लेनी पड़ेगी। आगे बात समझ में। तो इट इज नॉट अ वेरी गुड पैरामीटर जो हम रखें अपने फॉर्मूले में, है ना। हम इसको कोशिश करेंगे कुछ रिलायबल टर्म से रिप्लेस करने में। अब वो रिलायबल टर्म यहाँ पे क्या होगी, ये चीज स्मॉल आर। कोई बताएगा स्मॉल आर क्या चीज है यहाँ पे, ये है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब ऊपर से सर्कल दिखेगी ना, फाइन बोर, उसकी तो रेडियस, वो रेडियस एक रिलायबल चीज है, वो तो दिख रही है, कर सकते हैं मेजर, सामने है ना ट्यूब तो हमारे। तो जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, बट जो चीज सामने है वो तो आराम से मेजर हो जाती है। तो आर इज अ बेटर ऑप्शन, स्मॉल आर। स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो हमें ज्यादातर क्वेश्चन में कैपिलरी ट्यूब की रेडियस गिवन होती है। फिर भाई किसी ने कैपिटल आर दे दिया, रेडियस ऑफ मेनिस्कस दे दिया, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है ना। लेकिन मैक्सिमम केसेस में रेडियस ऑफ मेनिस्कस ना देके वो हमें रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब देता है। तो देयर इज अ डिफरेंस, है ना, पता लग रहा है डिफरेंस। अब अगर इस सरफेस में मैं ये क्या बात कर रहा हूं, ये मैं किसकी बात करने वाला हूं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दें तो सिमेट्री से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। पता लग रही है सिमेट्री, ये है रेडियस, ये है टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, है ना। तो थीटा प्लस आर, चलो मैं इसको फिलहाल आर ही इस एंगल को आर बोल देता हूँ फिलहाल के लिए। तो थीटा प्लस आर इज 90, दिख रहा है आपको, थीटा प्लस आर इज 90, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड दिस लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये भी दिख रहा होगा, ये दोनों लाइनें भी तो परपेंडिकुलर हैं। तो आर प्लस थीटा इज आल्सो 90, तो इसका मतलब ये दोनों थीटा इक्वल नहीं हुए, ठीक है ना। तो ये सिमेट्री होती है, तुम्हें किसी को बताने की वैसे जरूरत नहीं होती, तुम्हें खुद पता होना चाहिए। लेकिन ये क्या चीज हमने यूज की है यहाँ पर।
तो कैन वी से r बाय r इज cos थीटा, इस हिसाब से तो r बाय r cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कैपिटल R की वैल्यू r बाय cos थीटा, कैपिटल R ऊपर चला गया cos थीटा नीचे चला गया, तो कैपिटल R की वैल्यू को स्मॉल r बाय cos थीटा कर लिख दें तो ये तुम्हारा 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, ये बन जाता है सेंट फॉर्मूला। तो विच इज अ मोर रिलायबल थिंग, क्योंकि ये हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और रेडियस ऑफ कैपिलरी इनकी टर्म्स में आ गया, ठीक है ना, जो टर्म्स मोस्ट लाइकली हमें गिवन होती हैं। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब या मतलब आई मीन रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इतनी रिलायबल टर्म नहीं है।